फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर का एक टॉपिक है जो है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। उसी को हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर का मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। इस पूरे वीडियो का मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा और आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हम सबसे पहले बोला है कि अंडर द कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली एंड दियर ग्रेजिंग ग्राउंड्स श्रैंक एंड दियर मूवमेंट वर रेगुलेटेड एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज्ड। यानी कि जब कॉलोनियल रूल आया तो जो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ थी वो इस तरीके से चेंज हो गई जितना कि उन्होंने सोचा नहीं था। यानी कि जो उनकी लाइफ थी वो ड्रामेटिकली चेंज होगी, बहुत ही मतलब इस तरीके से उनकी बदल गई लाइफ जितना उन्होंने सोचा नहीं था। दियर ग्रेजिंग ग्राउंड्स श्रैंक, यानी कि जो वो ग्रेज करते थे अपने हर्ट्स को वो श्रैंक हो गए, यानी कि वो बर्बाद हो गए, उन लोगों से छीन लिया गया। दियर मूवमेंट वर रेगुलेटेड, और जैसा कि वो मूवमेंट करते थे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो क्या हो गया? रेगुलेट कर दिया गया, यानी कि आप इसी टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। एंड द रेवेन्यू हैड टू पे, और जो रेवेन्यू पे करते थे वो क्या हो गया? जो रेवेन्यू वो पे करते थे वो इंक्रीज हो गया, यानी कि जो उनको पैसा देना होता था सरकार को वो और बढ़ा दिया गया। एंड द दियर एग्रीकल्चरल स्टॉक्स डिक्लाइंड एंड द ट्रेड्स क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक, जो उनका एग्रीकल्चरल स्टॉक था यानी कि जो वो खेती बाड़ी करते थे वो डिक्लाइन हो गया, उनसे छीन लिया गया सब कुछ। और जो व्यापार करते थे कुछ लोग, उनके ऊपर भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा। एंड द क्राफ्ट्स, और जो क्राफ्ट्समैन होते थे यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा के अपने सामान को बेचते थे, बना के सामान, उनका भी उनके लाइफ पर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा इन सब के ऊपर। तो बात आती है कि इन सब की लाइफ कैसे इफ़ेक्ट हुई। हाउ, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस प्रकार से इनकी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हुई। पेस्टोरलिस्ट की लाइफ हो, क्राफ्ट्समैन की लाइफ, और उनका जो ट्रेड्स था वो कैसे ख़त्म हो गया, एग्रीकल्चर स्टॉक्स कैसे ख़त्म हो गया, और जो उनको रेवेन्यू पे करना होता था वो कैसे इंक्रीज़ हुआ, और जो वो ग्रेज करते थे अपने हर्ट्स को वो कैसे उनसे छीन लिया गया, क्या कारण था और किन लोगों ने छीना, यही बात हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन सब के 4 कारण थे। इस पूरे वीडियो में हम 4 कारण पढ़ेंगे। जो पहला कारण था, द फर्स्ट, द कॉलोनियल रूल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल द ग्रेजिंग ग्राउंड्स लैंड इनटू कल्टीवेटेड फार्म। सबसे पहला कारण था कि जितने भी जो कॉलोनियल स्टेट था यानी कि जो अंग्रेज़ लोगों का शासन था वो चाहते थे कि जितने भी ग्रेजिंग ग्रैंड्स है यानी कि जो चराने वाले लैंड है उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, किसमें? कल्टीवेटेड फॉर्म में। अब क्यों कल्टीवेटेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए? पढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ इट्स फाइनेंस। क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू था यानी कि लैंड से पैसा लेना, वही उनका सबसे मेन सोर्स था फाइनेंस कमाने का, यानी कि पैसा कमाने का जो अंग्रेज़ का मेन सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड्स पर टैक्स लगाना। जो उनकी ज़मीन थी हमारे भारतीयों की, उनके ऊपर टैक्स लगा के जितना हो सके उतना टैक्स लगाएं और इन लोगों से पैसा वसूलें, यही कारण था। और बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन, और जब कल्टीवेशन इंक्रीज़ करेंगे तो जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि इनके लैंड पर कब्जा किया जाए और इन्हीं के ऊपर कुछ रूल्स लागू किया जाए जिसकी वजह से ये उन्हीं में फंस जाएं और हमें पैसा दें। जैसे उन्होंने कल्टीवेशन बढ़ाया और फिर उसके बाद कुछ लोगों को दे दिया खेती बाड़ी करने के लिए, और फिर क्या था कि जब वो लोग नहीं कर पाते थे, वो टैक्स नहीं जब पे कर पाते थे, उनसे ज़मीन भी ले लिया जाता था, तब फिर दूसरों को दे दिया जाता था, और जो उनकी कमाई थी वो भी उनसे ले ली जाती थी, और इसी तरह वो क्या करते थे? पैसा कमाते थे। देखिए, बाई एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन, और कल्टीवेशन को एक्सपेंड करके उनके रेवेन्यू कलेक्शन था वो इंक्रीज होता। और इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर ज्यूट कॉटन्स wheat and other agricultural produce that were required in the England। यानी कि
जब ये चाहते थे कि एक्सपेंड करें कल्टीवेशन को, वही टाइम था कि इंग्लैंड में क्या होता था, इंग्लैंड में उस समय जो मांग थी जूट की, कॉटन की और वीट की और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो बढ़ गई थी। यानी कि इंग्लैंड में इन सब की मांग बढ़ गई थी। अब इन सब की अगर जब डिमांड बढ़ गई थी तो क्या करेंगे वो अंग्रेज़ लोग, यहाँ से सस्ते में सब कुछ करवा के, यहाँ से सस्ते में यहाँ गुलामी करवा के हमारे भारतीयों से उगवा लेते थे सब कुछ सस्ते में, और जूट, कॉटन, वीट और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, यानी कि कॉमर्शियली फार्मिंग करवाते थे। यहाँ पर जितने भी बेचे जाने वाले प्रोडक्ट थे, यहाँ पर वो लोग उगवा के फिर उसके बाद वो जाके इंग्लैंड में बेचते थे ज़्यादा दामों में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। फिर टू कॉलोनियल रूल ऑफिशियल ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव। और जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स होते थे, यानी कि जो कॉलोनियल रूल के, यानी कि अंग्रेज़ के जो ऑफिसर्स होते थे, उन्हें क्या लगता था कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी कि जो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है, यानी कि वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इट प्रोड्यूस नाइदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि न तो वो रेवेन्यू हमें दे रहा है, न तो हमें पैसा दे रहा है, और न तो हमें कुछ काम की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहा है, यानी कि न तो हमें कोई गेहूँ, न चावल और न जूट, कॉटन कुछ भी नहीं दे रहा है। एंड इट वाज सीन एज वेस्टलैंड दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। उन्हें क्या लगा कि जब ये कल्टीवेशन के अंदर है ही नहीं, अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो ना तो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, ना तो रेवेन्यू दे रहा है, ना तो हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहा है, तो उन्हें क्या लगा, इसको क्या करें, इसको वेस्ट लैंड घोषित कर दें, यानी कि ये खराब लैंड है, तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन। और इससे क्या किया जाना चाहिए, इसे कल्टीवेशन के अंडर लाया जाना चाहिए, यानी कि इसमें कल्टीवेशन किया जाना चाहिए ताकि रेवेन्यू भी प्रोड्यूस हो और कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। एंड फ्रॉम द मिड 19th century वेस्टलैंड्स रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि फ्रॉम द मिड 19th century वेस्टलैंड रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि 19वीं शताब्दी के मिड में, यानी कि 19वीं शताब्दी के बीच में, कह सकते हैं कि 1940-60 के बीच में क्या हुआ, वेस्टलैंड रूल्स इनेक्ट हुआ इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग पार्ट में कौन सा रूल इनेक्ट हुआ, कौन सा रूल लागू हुआ, वो है वेस्टलैंड रूल लागू हुआ। अब वेस्टलैंड रूल कहता क्या है, बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड वर टेकन ओवर एंड गेव टू द सेलेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि क्या होता था, इस रूल के तहत क्या होता था कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, यानी कि जिन लैंड्स पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है, उनको क्या कर दिया जाता था, उनको ले लिया जाता था, यानी कि उनसे छीन लिया जाता था लोगों से जहाँ पर जो अनकल्टिवेटेड लैंड हैं, एंड गिवन टू द सेलेक्ट इंडिविजुअल्स, और सेलेक्ट करके किसी व्यक्तिगत लोग को दे दिया जाता था, किसी एक को दे दिया जाता था। अब वो क्या करते थे, दिस इंडिविजुअल्स वर granted various concessions and encouraged to settle their lands। अब इनको का क्या कहा जाता था, इनको इनकरेज किया जाता था कि ये लैंड पर सेटल हों और जितना हो सके उस पर टैक्स लगा के पैसा वसूलें। एंड सम ऑफ देम वर मेड हेडमैन्स ऑफ द विलेज इन द न्यूली क्लियर्ड एरियाज, और कुछ लोग क्या होते थे, विलेज के हेडमैन बना दिए जाते थे, यानी कि विलेज का कोई एक व्यक्ति बना दिया जाता था जो कि उस पूरे विलेज को देखे। और फिर उसके बाद इन मोस्ट एरियाज द लैंड टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स एंड रेगुलरली यूज्ड बाय द पेस्टोलिस्ट इन द एंड सो द एक्सपेंशन ऑफ द इनएविटेबली मीन डिक्लाइन ऑफ द पेस्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ पेस्टोलिस्ट, यानी कि इसका मतलब समझते हैं कि देखिए, जब क्या हुआ, जब रूल्स लागू हुआ, वेस्ट लैंड रूल्स लागू हुआ, तो क्या हुआ, जो जितने भी लैंड्स थे अनकल्टिवेटेड लैंड्स, उनको छीन लिया गया और किसी एक व्यक्तिगत आदमी को दे दिया गया, और वो अब वो आदमी क्या करेगा, उस लैंड की देखभाल करेगा, और जो भी होगा वो सरकार बताएगी क्या उसे करना है और क्या नहीं करना है। कुछ लोगों को विलेज का हेडमैन बना दिया जाता था जहाँ पर एरिया क्लियर कर दिया जाए, यानी कि जहाँ पर जो एरिया है ले लिया गया है किसी से। एंड मोस्ट एरियाज में क्या होता था, ज़्यादातर जो लैंड्स लिए गए थे वो किसका था, वो पेस्टोलिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाने वाला लैंड्स था, यानी कि ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स था, यानी कि जितने भी लैंड्स उन्होंने लिए थे उसमें से ज़्यादातर ऐसे लैंड्स थे जहाँ पर ग्रेजिंग की जाती थी, और इसीलिए
सबसे ज़्यादा घाटा किसको हुआ, वो हुआ पेस्टोलिस्ट को। उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब वो कहाँ पर अपने हर्ट्स को चराएंगे। ठीक, यही पहला कारण था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अनकल्टिवेटेड लैंड को वेस्टलैंड घोषित कर दिया जाए और उन लोगों से छीन लिया जाए और वहाँ पर टैक्स भी लगा दिया जाए, जिसकी वजह से पेस्टोलिस्ट की लाइफ बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। ये पहला कारण था। अब दूसरा कारण देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा कारण था वो था कि द सेकेंड वन इज़ द बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर आल्सो बीइंग इनेक्टेड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। यानी कि मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, वेरियस फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट किए गए थे डिफरेंट प्रोविंसेस में, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट एक्ट्स लागू किए गए थे। फिर थ्रू दिस एक्ट्स सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर्स लाइक देवदार और साल वर डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड। यानी कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट एक्ट के तहत क्या होता था, कुछ ऐसे फॉरेस्ट जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर्स जैसे कि देवदार और साल प्रोवाइड करते थे, उनको क्या कर दिया गया, डिक्लेयर रिजर्व कर दिया गया। तब देखिए इससे क्या होता था कि नो पेस्टोलिस्ट वर अलाउड टू एसेस टू द फॉरेस्ट टू दीज फॉरेस्ट। अब इन फॉरेस्ट्स को जब रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया तो वहाँ पर किसी भी पेस्टोलिस्ट को जाना अलाउ नहीं था, वहाँ पर किसी भी चीज़ का एक्सेस वो नहीं ले सकते थे। यानी कि ना तो वो चराने जा सकते थे रिजर्व फॉरेस्ट में पेस्टोलिस्ट, और ना तो वहाँ के जो कुछ भी फल और लकड़ियाँ वहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते थे। एंड अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। पहला तो और फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और दूसरे फॉरेस्ट जो थे उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्या होता था, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उसमें कुछ राइट्स उनको मिलता था, जैसे कि कस्टमरी राइट्स, यानी कि कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स उनको मिलता था। अब कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स का मतलब क्या है, यहाँ देखिए न्यू वर्ड में कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स दिया है। कस्टमरी राइट्स का मतलब जो उनके कस्टम से रिलेटेड हो, इनको रीति रिवाज से रिलेटेड हो, जैसे कि कस्टम और ट्रेडिशन, यानी कि उनके रीति रिवाज और परंपरा से जो भी रिलेटेड राइट्स होते थे उनको वो दिया जाता था। यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता था, बाकी सब तो वहाँ पर नहीं मना था, मूवमेंट करना वहाँ पर मना था, वहाँ पर घूमना टहलना और अपने बकरियों भेड़ियों को चराना ये सब मना था। लेकिन वहाँ पर जो कस्टमरी राइट्स था, यानी कि रिलीजियन से रिलेटेड राइट्स थे, कस्टम से, ट्रेडिशन से, परंपरा से और रीति रिवाज से जो रिलेटेड राइट्स थे उनको मना नहीं था, लेकिन उनका वहाँ पर मूवमेंट करना पूरी तरीके से मना था। एंड द कॉलोनियल ऑफिशियल्स बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय द सैपलिंग एंड यंग शूट्स ऑफ द ट्रीज दैट जर्मिनेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब क्यों मना था, मना इसलिए था क्योंकि जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग थे, कॉलोनियल रूल वाले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, उनका मानना था कि अगर यहाँ पर ग्रेजिंग की जाएगी तो जो नए नए छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं, यानी कि जो अभी फ्यूचर में जाके बड़े होंगे, वो क्या कर देंगे, वो कुचले जाएंगे उन हर्ड्स के द्वारा, यानी कि बकरियां, भेड़िया या फिर कुछ भी गाय भैंस जो भी वहाँ पर पेस्टोलिस्ट चराने जाएंगे उनके द्वारा वो कुचले जाएंगे, और जब कुचले जाएंगे तो नया पौधा कोई भी नहीं उगेगा और इसमें क्या होगा, अंग्रेज़ों का नुकसान होगा। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, उसको रिजर्व डिक्लेयर कर दिए और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिए। फिर नेक्स्ट लाइन आती है कि दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लिव्स ऑफ पेस्टोलिस्ट। अब क्या हुआ, ये फॉरेस्ट एक्ट जब आया तो क्या हुआ, जितना भी जितने भी पेस्टोलिस्ट थे उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, यानी कि उनकी जो जीवन था पेस्टोलिस्ट का वो बदल गया। एंड दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर दियर केटल। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब क्या होता था, उनको नए नए फॉरेस्ट में, यानी कि नए नए जो रूल बने उनके लिए, वो जो ढेर सारे फॉरेस्ट में वो जाते थे उनका इंटर करना मना कर दिया गया, प्रिवेंटेड कर दिया गया। जो पहले कि वो जाते थे और ढेर सारे प्रकार के वैल्यूएबल फॉरेज अपने कैटल्स के लिए ले लेते थे, यानी कि अपने कैटल्स के लिए जो भी चारा था वो पा जाते थे जंगल में जाने के बाद। लेकिन जब से ये फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया इनकी लाइफ पर बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ा, बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा प्रभाव जितना उन्होंने सोचा नहीं था, और इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। इवन इन द एरिया दे वर अलाउड एंट्री, अगर किसी भी एरिया में उनको एंट्री दिया जाता था, अगर एंट्री करने के लिए अलाउ किया जाता था तो दियर मूवमेंट वर रेगुलेटेड, यानी कि वो एक रेगुलर टाइम पर ही मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि उनको मना तो पूरी तरीके से था, लेकिन अगर कहीं कहीं अगर जाना भी होता था कि हाँ उनको एंट्री मिल गई कि हाँ चलो हम दे दे रहे हैं तुमको एंट्री, तो क्या होता था, रेगुलेट कर दिया जाए, तुम इतने टाइम पर जा रहे हो तो इतने घंटे बाद ठीक इतने टाइम पर आ जाओगे। ठीक,
और दे नीडेड अ परमिट फॉर द एंट्री, यानी कि उनको एक परमिट लेना पड़ता था एंट्री के लिए। और द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर, उनके जो एंट्री का टाइमिंग था और उनके डिपार्चर का टाइमिंग था, यानी कि उनके जाने का जो टाइमिंग था और आने का जो टाइमिंग था वो क्या कर दिया गया था, वो स्पेसिफाइड कर दिया गया था, यानी कि उसको बता दिया गया था कि इतने टाइम तक ही आप जा सकते हैं वहाँ पर। एंड द नंबर्स ऑफ डे दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वाज लिमिटेड, और जो नंबर ऑफ डेज वो वहाँ पर स्पेंड करेंगे, यानी कि कितने दिन वो जंगल में स्पेंड करेंगे, बिताएंगे, वो सब क्या था, लिमिटेड था, यानी कि एक लिमिट टाइम के लिए ही था। एंड द पेस्टोलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन द एरिया इवन इफ फॉरेज वर अवेलेबल। और तब फिर क्या होता था, जो पेस्टोलिस्ट थे वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ पर क्यों ना बहुत ढेर सारा फॉरेज अवेलेबल हो, यानी कि जो अनाज है उनके कैटल्स के लिए, जो चारा है भले ही ढेर सारा मौजूद है, लेकिन उनको उस एरिया में नहीं रहने दिया जाता था। ठीक। और द ग्रास वर सक्यूलेंट एंड द अंडरग्रोथ, और जो जितने भी ग्रास होते थे, जो भी मतलब घास फूस होते थे, वो अंडरग्रोथ होते थे। देखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि भले ही वहाँ पर चारों तरफ क्यों ना घास ही हो, द ग्रास वाज सक्यूलेंट, यानी कि चारों तरफ घास ही क्यों ना हो, एंड द अंडर ग्रोथ इन द फॉरेस्ट वाज एम्पल, और क्यों ना भले ही पूरा फॉरेस्ट घास से घिरा हुआ हो, वहाँ पर उनको जाने से पूरी तरीके से मना था, भले ही कितना भी घास मौजूद है ना। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल्ड दियर लाइफ्स। यहाँ पर मतलब कि उनको इसलिए वहाँ से जाना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जो लाइफ है पेस्टोलिस्ट की, वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन हो गई है, यानी कि अब जो उनके लाइफ पर, उनके जीवन पर जो राज कर रहा है वो कौन है, वो है अंग्रेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग। एंड द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट, यानी कि उनको जब परमिट्स मिलता था उनको एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मिलता था, जो कि बताता था कि लीगली वो फॉरेस्ट में कब तक रह सकते हैं, कि उस अगर वो उस रूल्स का पालन नहीं करते हैं, अगर वो रूल्स का पालन नहीं करते हैं, अगर इफ़ दे ओवर स्टेड देवर लाइबल और टू फाइन्स, यानी कि अगर वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहते हैं तो उनको फ़ाइन देना पड़ता था या फिर सज़ा भुगतना पड़ता था। अब जो तीसरा कारण है उसे देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा तीसरा कारण है, दो कारण हमने पढ़ लिए। पहले कारण में क्या था, पहले में कौन सा रूल लागू हुआ था, पहले में वेस्ट लैंड रूल्स लागू हुआ था, जिससे क्या होता था कि सभी का जो लैंड्स था, ग्रेजिंग लैंड्स, उसको ले लिया जाता था और उसको कल्टीवेटेड लैंड बना दिया जाता था। ठीक। और दूसरे में क्या देखा हमने, दूसरे में देखा कि कौन सा रूल्स लागू हुआ था, फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था। पहला तो वेस्ट लैंड रूल लागू हुआ था, पेस्टोलिस्ट को घाटा हुआ। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट जब लागू हुआ तो भी पेस्टोलिस्ट के लाइफ को नुकसान पहुंचा। अब तीसरे में कौन सा रूल्स लागू हुआ उसको देखते हैं। ठीक। तीसरा, द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, वो क्या करते थे, जो घुमंतू लोग थे उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, उनको शक की नज़र से देखते थे, यानी कि सस्पिशियस थे उनके लिए। और देवर डिस्टर्ब मोबिल्स क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक्ड दियर गुड्स इन विलेज। वो क्राफ्ट्समैन पर विश्वास नहीं करते थे, उनको क्या करते थे, डिस्टर्ब करते थे, उनके काम में दखल देते थे। और फिर उसके बाद क्या थे, जो ट्रेडर्स होते थे अपने गुड्स को विलेज में जाके बेचते थे, जा के हॉक्ड करके, यानी कि चिल्ला चिल्ला के जाके गांव में बेचते थे, उनको भी वो लोग परेशान करते थे। और द पेस्टोलिस्ट हु चेंज दियर प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस एवरी सीज़न, और जो पेस्टोलिस्ट थे जो कि हर एक सीज़न में अपना प्लेस बदलते थे, हर एक सीज़न में जो अपना प्लेस बदलते थे पेस्टोलिस्ट, उनको भी वो लोग परेशान करते थे। क्यों बदलते थे वो लोग अपना प्लेस, मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स फॉर दियर हर्ट्स, अपने हर्ट्स के लिए गुड्स पास्चर की खोज में, गुड पास्चर की खोज में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पेस्टोलिस्ट को भी परेशान करते थे वो लोग, क्राफ्ट्समैन को भी परेशान करते थे और ट्रेडर्स को भी परेशान करते थे। एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर सेटल पॉपुलेशन। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि जो यहाँ का पॉपुलेशन हो उस पर वो राज करे। एंड दे वांटेड टू रूल पीपल टू लिव इन अ विलेज। वो चाहता था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो चाहते थे कि जो यहाँ पर विलेज के लोग हैं उनके ऊपर रूल करे, उनके ऊपर राज करे, इन अ फिक्स्ड प्लेस विथ फिक्स्ड राइट ऑन अ पार्टिकुलर फील्ड्स, यानी कि जो उनके ऊपर इस तरीके से राज करे कि जो चाहे वो
जो कॉलोनियल रूल चाहे वो हो जाए। सच पॉपुलेशन इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। ऐसा पॉपुलेशन क्या था कि उनको वो लोग क्या चाहते थे कि एक विलेज में सबको रखा जाए और उन पर राज किया जाए, ताकि कि हर एक लोग को आइडेंटिफाई करना आसान हो और कंट्रोल करना आसान हो। देखिए, दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज अ पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग। यानी कि जो एक ही जगह पर सेटल रहते थे उनको माना जाता था कि वो बहुत ही पीसेबल हैं, यानी कि बहुत ही शांति स्वभाव के हैं और कानून को मानने वाले हैं, लॉ अबाइडिंग। एंड दोज हु वर नोमैडिक वर कंसिडर्ड एज टू बी द क्रिमिनल। और ऐसे लोग जो कि नोमैडिक थे उनको क्रिमिनल कंसिडर कर दिया गया था। अब क्रिमिनल क्यों कंसिडर किया गया था उसको चलिए बताते हैं हम। इन 1871 1871 में क्या हुआ, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास्ट द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। अब क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक था जो कि उन्होंने लागू कर दिया। एंड इस एक्ट के तहत क्या होता था, बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोलिस्ट वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। अब इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स के तहत क्या होता था कि जो भी ट्रेडर्स हो गए और जो भी पेस्टोलिस्ट हो गए और जो भी क्राफ्ट्समैन हो गए उनको क्या कर दिया जाता था, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया जाता था। किसके तहत, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत। अब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ था, 1871 में। अब देखिए, हमको पहले कारण में पता चला था कि वेस्टलैंड रूल्स लागू हुआ, फिर दूसरे में फॉरेस्ट एक्ट रूल्स लागू हुआ, उसके कारण पेस्टोलिस्ट की लाइफ बदली, और फिर इसमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जब लागू हुआ तो फिर उनकी लाइफ बदली। एंड दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ। उनको जन्म से ही क्या कर दिया जाता था, कह दिया जाता था कि भाई तुम जन्म से ही क्रिमिनल हो, और नेचर की मतलब और जो प्रकृति के खिलाफ भी तुम क्या हो, क्रिमिनल हो। एंड वंस दिस एक्ट कम इनटू फोर्स, और एक बार जब ये एक्ट जब फोर्स में आ गया तो दिस कम्युनिटीज़ वर एक्सेप्ट टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स। जब ये एक्ट लागू हो गया तो जो कम्युनिटीज़ थी उनको क्या कर दिया गया, उनको बोल दिया गया, नोटिफिकेशन दे दिया गया कि सिर्फ एक ही विलेज में वो रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव विदाउट अ परमिट। बिना परमिशन के वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो सिर्फ एक ही जगह पर रहे, और एक जगह पर रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल करना आसान होगा। क्योंकि एक गांव में रहेंगे तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट रहेगा उनके ऊपर आसानी से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर वो जब और लोग कहीं और रहेंगे और लोग कहीं और रहेंगे तो कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक। एंड द विलेज पुलिस कीप्ट ऑन कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। यानी कि जो विलेज की पुलिस थी, उस गांव की जो पुलिस थी, वो हमेशा उन पर ध्यान रखती थी कि कोई कहीं से गया तो नहीं और कोई कहीं से आया तो नहीं, यानी कि इस गांव से कोई निकला तो नहीं और कोई यहाँ पर नया तो नहीं आया। यही वहाँ की पुलिस निगरानी रखती थी। ठीक। अब जो हमारा चौथा कारण है उसको देखते हैं कि हमारा चौथा कारण क्या है। देखिए, तो फिर जो हमारा चौथा कारण है वो है कि द फोर्थ वन इज टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम। यानी कि जो कॉलोनियल स्टेट था वो अपने रेवेन्यू इनकम को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्सेस ऑफ टैक्सेशन। यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था हर वो पॉसिबल सोर्स देखता था जिससे टैक्स लिया जा सके इंडियंस से। ठीक। और इसीलिए टैक्स वाज imposed on lands, canal water, salt, on trade goods and even on the animals। और इसीलिए क्या हुआ, जो टैक्स था वो सरकार ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लैंड पर भी टैक्स लगा दिया, कैनाल वाटर पर भी टैक्स लगा दिया, और साल्ट पर भी टैक्स लगा दिया, और ट्रेड गुड्स पर भी टैक्स लगा दिया, और यहाँ तक कि जो एनिमल्स थे पेस्टोलिस्ट के उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। फिर पेस्टोलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल्स दे ग्रेज्ड ऑन द पास्चर। अब पेस्टोलिस्ट को क्या था कि वो सभी टैक्स पे करते थे, सभी एनिमल्स के लिए टैक्स पे करते थे जिसको वो चराने जाते थे। एंड इन मोस्ट पेस्टोरल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th सेंचुरी। यानी कि ज़्यादातर जो पेस्टोरल ट्रैक्ट्स था वहाँ पर जो ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ वो कब हुआ, मिड 19th सेंचुरी में। एंड द टैक्स पर हेड ऑफ द केटल्स वेंट अप रैपिडली। और जो टैक्स था हर एक एनिमल्स पर, हर एक कैटल्स पर, वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन
वाज मेड इंक्रीजिंगली इफिशियंट, और जो सिस्टम था टैक्स को कलेक्ट करने का वह दिन पर दिन और ही मजबूत होता जा रहा था। फिर इन द डिकेड्स बिटवीन 1815 एंड 1818 द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शनड आउट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए, अब क्या होता था कि जो ये टैक्स कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, अब 1850 और 1880 के बीच बदल गया। अब कैसे बदला देखिए, अब क्या होता था, बोली लगा के ये जो टैक्स कलेक्ट करने का जो प्रोसेस था इसको बोली लगाई जाती थी और किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कैसे बोली लगाई जाती थी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, मान लीजिए कि 10 लोग हैं। अब उन 10 लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक जगह पर क्या है, एक जगह पर मतलब बैठे हैं ना, एक सभा में बैठे हैं। अब क्या होगा, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो क्या लगाएगी, वो मतलब ऑक्शन करेगी, बोली लगाएगी कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है वो लेगा टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस। ठीक, अब क्या होगा, मान लीजिए कि 10 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पर। अब एक ने पहला बोली लगी कि हाँ 10,000 में लीजिए, तब फिर दूसरे ने बोल दिया नहीं 20,000, फिर उसके बाद अब 20,000 बोल दिया, फिर तीसरे ने बोल दिया 40,000, फिर चौथे ने बोल दिया 50,000, फिर पाँचवें ने बोल दिया कि 60,000। अब क्या होगा, अब 60,000 के बाद किसी ने नहीं बोला, तो अब क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट था टैक्स को कलेक्ट करने का वो 60,000 वाले आदमी को दे दिया जाएगा, यानी कि अब वो 60,000 सरकार को देगा और टैक्स को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो ले लेगा खुद। अब कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, एंड दिस कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज हाई एज tax as they could recover the money, and that they had to pay to the state and earn as much as profit they could earn within a year। अब क्या होता था कि वो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, तब कॉन्ट्रैक्ट फालतू में तो लेंगे नहीं कि 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए और 40-50,000 टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो ये तो उनको घाटा हो गया। 60,000 दिए और उनको मिल रहा है 40,000। ठीक, और इसीलिए क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे, यानी कि इतना चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए, और जितना हमको सरकार को पे करना है उसको पे कर दें, और बाकी जो बचा हुआ हो हम ले लें। जैसे मान लीजिए कि सरकार को साल भर में 50,000 सिर्फ टैक्स पे करना होगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर लिया रहेगा उसको सिर्फ साल में सिर्फ 50,000 टैक्स देना होगा ना। इसे सिर्फ एग्जांपल से समझ रहे हैं, ये नहीं है कि हाँ आप ये मत मान लीजिएगा कि नहीं 2 लाख उस समय लिया जाता था और 50,000 सरकार को दिया जाता था, ऐसा नहीं, सिर्फ एग्जांपल समझते हैं। सरकार को मान लीजिए कि सिर्फ 50,000 टैक्स देना होता था कॉन्ट्रैक्टर को ना। अगर देना है तो फिर क्या होते थे, कॉन्ट्रैक्टर जो सोचते थे वो सोचते थे कि कम से कम 1.5-2 लाख हम कमाई कर लें, 1.5-2 लाख टैक्स लोगों से कलेक्ट कर लें, जिसकी वजह से वो सिर्फ 50,000 सरकार को दे देंगे और बाकी जो बचा हुआ 1.5 लाख रहेगा वो खुद रख लेंगे। अब 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिए और 1.5 लाख कमा लिए, तो क्या हुआ, फ़ायदा ही हुआ ना। और तब फिर अब इसी के चलते क्या हुआ, इन 18th द गवर्नमेंट बिगेन द कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टोलिस्ट। अब क्या हो, कि अब 1880 के बाद देखिए 1850 और 1880 के बीच में कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद 1880 के बाद क्या हुआ, पेस्टोलिस्ट से जो टैक्स था वो गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करने लगी। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था वहाँ उनके बीच, एंड ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास। सभी पेस्टोलिस्ट को क्या होता था, एक पास दिया जाता था, और टू इंटर अ ग्रेजिंग टैक्स अ कैटल हर्डर्स हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्सेस। अब क्या होता था, अब उनको अपने कैटल्स को चराने के लिए उन ग्रेजिंग टैक्स पर टैक्स पे करना होता था, और फिर उसके बाद उनको वहाँ पर चराने का मौका मिलता था। और फिर उसके बाद द नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेज वाज इंटर्ड ऑन द पास। और जो वो कैटल्स के लिए जो पैसा पे करते थे वही उनको अलाउ करता था वहाँ पर उनको कैटल्स को चराने के लिए। तो इतना तक समझ में आ गया, हमने क्या समझा। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या समझा। देखिए, हमने यहाँ पर 4 कारण समझे। हमने यहाँ पर कितने कारण समझे, 4 कारण, जिसकी वजह से पेस्टोलिस्ट की लाइफ क्या हुई, ख़राब हो गई। अब वो कौन कौन से 4 कारण थे, एक बार क्विक रिकॉल कीजिए। देखिए, पहला कारण क्या था, देखिए जो पहला कारण था, यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला कारण था वो था कॉलोनियल रूल। सभी ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया।
क्या, वेस्टलैंड रूल्स लागू करके। ठीक, कब वेस्टलैंड रूल्स लागू हुआ? मिड 19th सेंचुरी में। अब दूसरा कारण था कि वो मिड 19th सेंचुरी में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट एक्ट्स लागू हुए, जिसकी वजह से उनका जो राइट्स था ग्रेजिंग कराना, जैसे कि पेस्टोलिस्ट कहाँ पर फॉरेस्ट में जाते थे अपने कैटल्स को ग्रेज कराने के लिए, तो वो भी राइट्स उनका बंद कर दिया गया। ये दूसरा कारण था। और कौन सा इसमें रूल्स लागू हुआ था? वो था फॉरेस्ट एक्ट। और फिर तीसरा जो था हमारा, तीसरा था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो नोमैडिक पीपल पर विश्वास नहीं करते थे और वो सोचते थे कि ये एक ही जगह पर है ताकि इनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो, और इसीलिए उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या कर दिया, लागू कर दिया 1871 में। ठीक, और फिर उसके बाद जो चौथी बात थी हमारी, वो थी जो पेस्टोलिस्ट होते थे, यानी अरे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, वो हर वो चीज़ देखती थी टैक्स लेने के लिए, हर वो सोर्स देखती थी जिसकी वजह से टैक्स लिया जा सके। इसीलिए उन्होंने जैसे कहाँ कहाँ टैक्स लगाया, लैंड पर टैक्स लगाया, कैनाल वाटर पर टैक्स लगाया, साल्ट पर टैक्स लगाया, और ट्रेड गुड्स पर टैक्स लगाया, और यहाँ तक कि उनके जानवरों पर भी टैक्स लगाया। अब सब चीज़ों पर टैक्स लगा दिया। पेस्टोलिस्ट की लाइफ तो ख़राब हो ही गई। और उन्होंने क्या किया, 1850 और 1880 के बीच में उन्होंने क्या किया, 1850 और 1880 के बीच में उन्होंने रूल्स लागू कर दिया कि कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा ये टैक्स पे करने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने 1880 में कमान ले ली टैक्स भरने की, टैक्स कलेक्ट करने की खुद पर। और इसीलिए पेस्टोलिस्ट की जो लाइफ थी इन 4 तरीक़ों से क्या हुई, अफेक्ट हुई। 4 तरीके हमने पढ़ लिए किस प्रकार से अफेक्ट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर जो एक्टिविटी में हमें दी गई है वो है कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप 1890 के जीवन में रह रहे हैं, मतलब 1890 के दशक में रह रहे हैं, और उस समय क्या है कि आप किसी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट या फिर क्राफ्ट्समैन के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, आपने जाना कि जो गवर्नमेंट है वो आप सभी को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दी, तो आप क्या करेंगे? उस समय 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट वुड फील एंड डन। अब उस समय आपको पता चला कि जो सरकार है हमको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दी, तो फिर आपका उस समय क्या होता, आप उस समय क्या फील करते और आप उस समय क्या करते? आप उनके जगह पर अपने आप को रख के देखिए। एंड फिर उसके बाद राइट अ पेटिशन टू द लोकल कलेक्टर एक्सप्लेनिंग वाई द एक्ट आर इज इनजस्ट एंड हाउ इट विल अफेक्ट योर लाइफ। और फिर उसके बाद एक कलेक्टर को पिटीशन लिखिए, एक कलेक्टर को लेटर लिखिए कि हाँ किस प्रकार से ये एक्ट है हमारी लाइफ को ख़राब कर रही है और हमारी लाइफ को किस प्रकार से बर्बाद कर रही है। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो वीडियो है सभी बच्चों तक पहुंच सके और वो ये टॉपिक को पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।